डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स। हमने ये 11th में स्टडी किया था कि एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक्स में क्लासिफाई किया गया है। ब्लॉक्स क्या क्या थे? एस, पी, डी एंड एफ। ये जो ब्लॉक वाइज क्लासिफिकेशन है ये बेस्ड होता है अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसी एलिमेंट का आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में फिलअप किया जाता है या जिस ऑर्बिटल में फिलअप किया जाता है वो उसका ब्लॉक कहलाता है। तो इन केस ऑफ, जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन हमने फिलअप किया है किसमें? पी सबसेल में। ये पी सबसेल बिलोंग करती है किससे? सेकंड सेल से, और यहाँ सेकंड है वो लास्ट सेल है, वैलेंस सेल है। तो किसी भी पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में फिलअप किया जाएगा और वो पी सबसेल बिलोंग करेगी किससे? आउटर मोस्ट सेल से, लास्ट सेल से। तो इसी बेसिस पे हम डिफाइन कर रहे हैं द एलिमेंट्स in which last electron is filled in p subcell of valence या outermost cell। p ब्लॉक में कुल 6 ग्रुप्स हैं। उनमें से ग्रुप नंबर 13, 14 हमने 11th क्लास में स्टडी किए थे और बाकी 15 से लेके 18 तक हम 12th क्लास में स्टडी करेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप 15th एलिमेंट्स। यहाँ जो पहला एलिमेंट है वो नाइट्रोजन है, इसलिए इन एलिमेंट्स को बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स क्या क्या हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। हमने स्टार्ट की है इनकी पहले एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ लिखा हमने इनका जनरल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये किसी भी ग्रुप का कैसे लिखेंगे? हम ए ग्रुप पहले एलिमेंट का क्या लिख लें? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसी को हम जनरलाइज कर लेंगे। जैसे ये n का है तो p के केस में क्या चेंज आएगा? लास्ट में आएगा 3s2 3p3, यानी कि ये एक एक इंक्रीज होता जाएगा। इलेक्ट्रॉन s और p में सेम रहेंगे। तो जनरलाइज करेंगे तो क्या बन जाएगा? 2 नंबर की जगह n लिख दिया हमने, s2 और p3। तो इसी तरह से हम किसी भी ग्रुप का जनरल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिराइव कर सकते हैं। स्टार्ट किया हमने इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हम सभी प्रॉपर्टीज नहीं लेंगे, कुछ मेन प्रॉपर्टीज लेंगे जहां फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी प्रॉपर्टी हमने 11th क्लास में जनरली पढ़ रखी हैं तो उनमें कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे मैंने यहाँ एटॉमिक साइज को नहीं लिया, एटॉमिक रेडियाई को नहीं लिया क्योंकि ये नॉर्मल है। टॉप से बॉटम किसी भी ग्रुप में मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है। क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। तो एटॉमिक साइज का वेरिएशन हमें पता है। हालांकि एटॉमिक साइज एक बेसिक प्रॉपर्टी है क्योंकि बाकी लगभग सभी प्रॉपर्टीज एटॉमिक साइज के वेरिएशन पे डिपेंड करती हैं। तो यहाँ IE हम कंपेयर कर रहे हैं। क्या होती है IE? किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से उसका जो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, उसको रिमूव करने के लिए सप्लाई की हुई एनर्जी। जैसे मान लीजिए अपने पास एक एटम है, इस एटम के अंदर जो लास्ट सेल है उसी का इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है। हमें पता है एटम के अंदर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन आपस में बाउंड होते हैं। तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये जो फोर्स है, ये F क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। Q यहाँ पर है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स होते हैं उसका न्यूक्लियर चार्ज कहलाता है। जैसे नाइट्रोजन के अंदर 7 एटॉमिक नंबर है तो 7 प्रोटॉन्स हैं।
Q न्यूक्लियर चार्ज क्लियर हो गया, R है रेडियस एटॉमिक साइज। अब हम किसी भी ग्रुप में टॉप से बॉटम जाएंगे तो उसमें क्या होगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा। एटॉमिक साइज को इन टर्म्स ऑफ रेडियस हम मेजर करते हैं। तो टॉप से बॉटम जाएंगे तो रेडियस बढ़ेगा, उससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगा, और फोर्स वीक होगा तो उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी कम सप्लाई करनी पड़ेगी। वही एनर्जी क्या होती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो टॉप से बॉटम हम किसी भी ग्रुप में जाते हैं तो आई क्या होती है, डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। अब हम इस पर्टिकुलर ग्रुप की बात करें, इस ग्रुप के एलिमेंट का ये कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ P3 है और P में कुल इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 6। तो P3 क्या है, एग्जैक्टली हाफ फील्ड। दो कॉन्फ़िगरेशन एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, कौन कौन से, एक तो एग्जैक्टली हाफ फील्ड, जैसे P में 6 आते हैं तो P3 एग्जैक्टली हाफ फील्ड है। दूसरा P6 जो फुल्ली फील्ड है। तो ये P3 है, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, और किसी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो हमें ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। इसलिए नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं इनकी IE, इससे जो पहला ग्रुप है 14th कार्बन फैमिली, और इवन उससे जो अगला ग्रुप है 16th ऑक्सीजन फैमिली, उनसे भी ज्यादा होती है। तो ज्यादा आई होने का कारण क्या हुआ, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल समझ में किसे कहेंगे, जब एग्जैक्टली हाफ फील्ड हो। ये क्यों होते हैं मोर स्टेबल, क्योंकि इसमें सिमेट्री होती है। सिमेट्री दो ही तरह से आ सकती है, या तो सम में एक हो, या सम में दो, या फुल्ली फील्ड हो। तो यहां हमने इसमें क्या लिखा, IE में these elements have very high values of IE। क्यों, it is due to their stable electronic configuration which is because of exactly half filled orbitals। ये हमने दिखाया exactly half filled orbitals। नेक्स्ट है एलिमेंटल स्टेट, वो स्टेट जो मोस्ट स्टेबल होती है। जिस स्टेट में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है वो उसकी एलिमेंटल स्टेट कहलाती है। नाइट्रोजन की एलिमेंटल स्टेट है वो N2 है। नाइट्रोजन एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, और बाकी जो एलिमेंट्स हैं जैसे फास्फोरस है, आर्सेनिक है, ये टेट्रा एटॉमिक है। तो ये डिफरेंस क्यों है, उसका कारण देखो, हमने क्या बताया, नाइट्रोजन कैन फॉर्म p पाई बॉन्ड। हमें पता है जो पाई बॉन्ड है वो कब बनता है, जब दो एटम के p ऑर्बिटल साइडवेज ओवरलैप करते हैं। देखो इस तरीके से, ये हमने नाइट्रोजन एटम ले लिया, पहले दो एटम के बीच में क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। कैसे बनता है भाई, ओवरलैपिंग अलोंग द एक्सिस। उसके बाद पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, और पाई बॉन्ड कौन बनाएगा, p ऑर्बिटल्स। तो इन ऑर्बिटल की जो साइडवेज ओवरलैपिंग होती है, इससे पाई बॉन्ड बनता है। तो क्योंकि पाई बॉन्ड है वो p ऑर्बिटल ने बनाया है, इसलिए पाई बॉन्ड का पूरा नाम क्या होता है, p पाई। ये तभी बनेगा जब ये दो ऑर्बिटल नजदीक होंगे, क्योंकि इनकी ओवरलैपिंग तभी हो सकती है जब ये नजदीक हों। और नजदीक कब होंगे, जब एटम का स्मॉल साइज होगा। तो p पाई बॉन्ड कौन फॉर्म करेगा, स्मॉल साइज एटम लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। क्या रीजन है, क्योंकि इनका स्मॉल साइज है, इसलिए साइडवेज ओवरलैपिंग पॉसिबल है। तो क्योंकि नाइट्रोजन के अंदर p पाई बॉन्ड बन सकता है, इसलिए उसमें दो एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। इसमें एक सिग्मा है, दो पाई है। तो पाई बॉन्ड बनने की वजह से नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब क्योंकि फास्फोरस बड़े साइज का एटम है, तो उसके अंदर ये पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, और पाई बॉन्ड नहीं बनने से वो P2 नहीं बन सकता। तो फास्फोरस भी 3 बॉन्ड फॉर्म करेगा। वो अपने 3 बॉन्ड कैसे फॉर्म करेगा, देखें, एक फास्फोरस है, उसने दूसरे 3 फास्फोरस के साथ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रखे हैं और अपनी ट्राईवैलेंसी कंप्लीट कर रखी है। तो दोनों एटम में जो बेसिक डिफरेंस है वो किसका है, साइज का है।
नाइट्रोजन स्मॉल साइज होने से पाई बॉन्ड बनाएगा, इसलिए N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, लेकिन P बड़ा साइज होने से P बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता, इसलिए वो P फॉर्म टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, व्हाई नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल बट फास्फोरस एग्जिस्ट एज टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, तो हम उसका ये आंसर लिख देंगे। सिंपली क्या बताया हमने, नाइट्रोजन कैन फॉर्म p pi bond due to its smaller size and therefore exist as N2, but phosphorus cannot form p pi bond due to its bigger size and exist as a tetraatomic molecule. नेक्स्ट आता है फिजिकल स्टेट। नाइट्रोजन है, इनमें सभी एलिमेंट में गैस है, बाकी सभी एलिमेंट क्या हैं, सॉलिड। तो वो भी देखो इसी का रीजन है, एक जैसे एटम के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। N2 है, P4 है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्पर्सन फोर्स होता है, और डिस्पर्सन फोर्स की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है किस पे, सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल, साइज पे डिपेंड करती है। जितना साइज छोटा है उतना वीक फोर्स है, जितना बड़ा साइज है उतना स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो इसी बेसिस पे हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन गैस है, फास्फोरस एंड अदर मेंबर्स आर सॉलिड। तो उसमें क्या लिखा हमने, इन नाइट्रोजन डिस्पर्सन फोर्सेस आर वीकर ड्यू टू इट्स स्मॉलर सरफेस एरिया। नाइट्रोजन क्योंकि N2 है, N2 वैसे भी देखो N का स्मॉल साइज है, और ये एग्जिस्ट किसमें करेगा, N2, मतलब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में 2 एटम हैं, जबकि फास्फोरस के मॉलिक्यूल में 4 एटम हैं। तो P4 का साइज N2 से कहीं बड़ा है, इसलिए P4 के अंदर डिस्पर्सन फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा, और डिस्पर्सन फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा, इसलिए उसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी, सॉलिड। और नाइट्रोजन का क्योंकि सरफेस एरिया कम है, क्योंकि वो N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और सरफेस एरिया कम होने से उसमें वीक डिस्पर्सन फोर्स है, इसलिए नाइट्रोजन क्या है, गैस। तो इसके आंसर में क्या लिखा हमने, क्वेश्चन पूछे कि नाइट्रोजन गैस है, फास्फोरस सॉलिड है, तो आंसर क्या बनेगा, इन नाइट्रोजन dispersion forces are weaker due to its smaller surface area because it exists as N2. But in phosphorus, dispersion forces are stronger due to its larger surface area because it exists as P4. तो इसलिए हम कह देंगे कि नाइट्रोजन गैस है, फास्फोरस सॉलिड है। नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट भी किस पे डिपेंड करेगा, डिस्पर्सन फोर्स की स्ट्रेंथ पे। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ने से डिस्पर्सन फोर्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और डिस्पर्सन फोर्स को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी सप्लाई करेंगे वो कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट। तो डाउन द ग्रुप जाएंगे, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, डिस्पर्सन फोर्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी है मेटालिक करैक्टर। क्या होता है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी क्या कहलाती है, मेटालिक करैक्टर। डाउन द ग्रुप जाएंगे, एटॉमिक साइज बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ने से क्या होगा, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंड हो जाएंगे, तो उनका लॉस आसान हो जाएगा, इसलिए टॉप से बॉटम जाएंगे तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन दैट इज मेटालिक करैक्टर इंक्रीज होगा। क्या रीजन बताया, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। और इसी बेसिस पे देखें हम, नाइट्रोजन फास्फोरस नॉन मेटल हैं, ये दोनों एलिमेंट मेटलॉइड्स हैं, और बिस्मथ यहाँ पर क्या है, टिपिकल मेटल। तो आखिरी एलिमेंट है वही मेटल है, तो क्लियर है, टॉप से बॉटम जाते हैं तो जो मेटालिक करैक्टर है, जो मेटल्स की प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज होती जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट करने से पहले हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, और टॉपिक है इनर्ट पेयर इफेक्ट।
क्या है ये? नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ एस इलेक्ट्रॉन पेयर, एस का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इन बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। एक बार समझें, डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। देखिए ये मैंने एलिमेंट लिया है आर्सेनिक, इसका 33 एटॉमिक नंबर है और ये लिखा हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये टर्म है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हमें पता है कि न्यूक्लियस का, प्रोटॉन्स का कहें हम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे पूरा इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि जो इनर सेल हैं उनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनर सेल के इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने ये E1 कह दिया, इनर इलेक्ट्रॉन की होती है शील्डिंग और शील्डिंग डिपेंड करती है डिस्टेंस पे। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक है उसकी शील्डिंग ज्यादा होती है और जो न्यूक्लियस से दूर है उसकी शील्डिंग कम होती है। हमें पता सेम सेल के अंदर एस सब सेल न्यूक्लियस के क्लोजेस्ट होती है, पीडीएफ दूर होती है। तो क्योंकि डी और एफ सब सेल दूर हैं इसलिए उनके इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग कम होती है। यहाँ पर एस क्या है? शील्डिंग। जेड टी क्या है? टोटल न्यूक्लियर चार्ज। तो टोटल न्यूक्लियर चार्ज में से कुछ माइनस हो जाएगा और ये माइनस क्या होगा? शील्डिंग। शील्डिंग कम है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। एक बार क्लियर करें कि शील्डिंग है वो नजदीक वाले इलेक्ट्रॉन की ज्यादा क्यों होती है। जैसे मान लें यहां हमने एक बल्ब जला रखा है, हम उसके पास खड़े हो जाए तो हमने उसको पूरी तरह से शील्ड कर लिया, अब एकदम से अंधेरा हो जाएगा। जितना हम इस बल्ब से दूर जाएंगे अपनी शील्डिंग इफेक्ट कम होती चली जाएगी, अपना उतना ही इफेक्ट कम होता चला जाएगा। हमें क्लियर है ये? सिमिलरली एस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक है उसकी शील्डिंग ज्यादा होती है, डी एफ इलेक्ट्रॉन दूर होने से उनकी शील्डिंग पावर कम होती है। तो अगर शील्डिंग पावर कम है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, यानी कि न्यूक्लियस का इफेक्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा होगा। अब देखिए यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन किस में है? एस में और पी में। और ये हमें पता है जैसे ये फोर्थ सेल है तो उसमें एस सब सेल नजदीक है, पी दूर है, तो एस वाले इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का इफेक्ट ज्यादा होगा। और न्यूक्लियस का इफेक्ट अगर इन इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा है, मतलब न्यूक्लियस ने इन इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्गली अटैच कर रखा है, तो ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा इजीली नहीं ले पाएंगे, मतलब ये जो पेयर है ये इनर्ट हो जाएगा। तो इस एस वाले इलेक्ट्रॉन पेयर का बॉन्डिंग में हिस्सा ना लेना क्या कहलाता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। किस वजह से होती है ये? इट इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स। तो किसी भी ग्रुप में टॉप से बॉटम जाएंगे तो उसमें डी एफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। इसमें 3d इलेक्ट्रॉन है आर्सेनिक के अंदर, यहां जाएंगे तो 3d के साथ 4d भी आ जाएंगे, इसमें जाएंगे तो 5d भी आएंगे और 4f भी आएंगे। तो डाउनवर्ड जाएंगे उतने ही डी एफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, उतना ये कम होता जाएगा और ये बढ़ता जाएगा। ये क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो प्रोटॉन्स भी बढ़ेंगे। जैसे डी में इलेक्ट्रॉन 10 बढ़ेंगे तो यहाँ 10 प्रोटॉन बढ़ेंगे और डी और एफ की शील्डिंग कम होगी, तो नेट रिजल्ट क्या हुआ? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा। तो टॉप से बॉटम जाते हैं तो एस इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग में शामिल होना डिफिकल्ट होता जाता है और आखिरी वाले एलिमेंट में तो ये ऑलमोस्ट इनर्ट ही हो जाता है। सिर्फ दो ही एलिमेंट को छोड़ दें, फ्लोरीन और ऑक्सीजन, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। बाकी किसी एलिमेंट के साथ आखिरी एलिमेंट 5 बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता। यहाँ कुल बॉन्ड कितने बढ़ेंगे? इसमें 5, क्योंकि इनके अंदर वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो बिस्मथ के अंदर तो ये पेयर ऑलमोस्ट इनर्ट हो जाता है। तो किसी भी ग्रुप में टॉप से बॉटम जाएंगे तो इनर्ट पेयर इफेक्ट, टॉप से बॉटम क्या होगी? स्ट्रॉन्ग, मतलब इस पेयर का बॉन्डिंग में शामिल होना
डिफिकल्ट हो जाएगा। अब इसको आगे हम अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट कर रहे हैं हम, मेल्टिंग पॉइंट। इट इंक्रीजेज फ्रॉम नाइट्रोजन टू आर्सेनिक। एन से आर्सेनिक की तरफ जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ेगा। सरफेस एरिया बढ़ने से फोर्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब तुम कहोगे कि सरफेस एरिया तो आगे भी बढ़ेगा, तो आगे फिर मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज क्यों हुआ? एंड देन डिक्रीजेज अप टू बिस्मथ। इसके बाद मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। उसका रीजन क्या है? इन एलिमेंट्स के अंदर 3 ही कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, जबकि ये कितने बना सकते हैं? 5 कोवलेंट बॉन्ड्स। तो क्योंकि एंटीमनी और बिस्मथ में इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से 3 ही कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। यहाँ कितने बने थे? 5। तो 3 बॉन्ड को ब्रेक करने की एनर्जी कम होगी, इसलिए उसके आगे बिस्मथ के आगे है, आर्सेनिक के आगे मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज। रीजन क्या बताया? बिकॉज एंटीमनी एंड बिस्मथ फॉर्म 3 कोवलेंट बॉन्ड्स। 3 क्यों बनाए? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। टॉप से बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक मास बढ़ेगा, और एटॉमिक मास बढ़ेगा तो डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो क्या कहेंगे इसमें? इट इंक्रीजेज रेगुलरली फ्रॉम टॉप टू बॉटम ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक मास। नेक्स्ट है आलोट्रोपी। एक ही एलिमेंट का एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करना क्या कहलाता है? आलोट्रोपी। यहाँ 2 एलिमेंट को छोड़ दें, नाइट्रोजन और बिस्मथ, बाकी सभी एलिमेंट्स के आलोट्रोप्स होते हैं। जैसे फास्फोरस के 3 आलोट्रोप्स होते हैं, व्हाइट, इसको येलो भी बोलते हैं, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस एंड ब्लैक फास्फोरस। एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग सिर्फ एन फॉर्म नहीं करता, बाकी सभी फॉर्म करते हैं। और बाकी बुक्स में क्या दे रखा है कि एन और बिस्मथ को छोड़ के बाकी सभी के आलोट्रोप्स हैं। तो जैसे क्वेश्चन है उसके हिसाब से आंसर ध्यान रखें। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एक्सेप्ट नाइट्रोजन, और अदर बुक्स में नाइट्रोजन एंड बिस्मथ। लास्ट में क्वेश्चन लिया हमने, व्हाई डज रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज डिफर फ्रॉम फास्फोरस। ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज से 7.2। नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी फास्फोरस से कम होती है। रीजन क्या है? नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल है उसमें नाइट्रोजन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अब 3 बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट है, इसलिए नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी कम होती है। और रूम टेम्परेचर पे तो नाइट्रोजन ऑलमोस्ट इनर्ट है, रिएक्ट करता ही नहीं। जबकि फास्फोरस के अंदर क्या होता है? एक फास्फोरस के साथ 3 फास्फोरस अटैच हैं थ्रू सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करना इजी है, इसलिए फास्फोरस की रिएक्टिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है। इस वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक यू।